वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि कंसेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कल्याणकारी राज्य होता क्या है, ये जानने के लिए हमें यह जानना बेहद आवश्यक है कि जब 19वीं शताब्दी थी तो 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा का बोलबाला रहा था। यानी कि उस समय जो इंडिविजुअलिज्म होता है उस चीज को प्रमोट किया गया था। यानी वो चीज क्या थी, वो चीज हमारे सामने उभर कर आई थी। और जो व्यक्तिवादी विचारधारा होती है बच्चों, उसके अनुसार क्या किया गया था, जो राज्य है, राज्य के कार्यों को बहुत सीमित कर दिया गया था। यानी कि राज्य का एक आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल जो हस्तक्षेप था उसको बंद कर दिया गया था, यानी रेस्ट्रिक्शन उस पर लगा दी गई थी। वो कौन सी विचारधारा थी? वो व्यक्तिवादी विचारधारा थी। और जब व्यक्तिवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला तो उसके दुष्परिणाम किस रूप में आए? उसके जो परिणाम निकले, या हम कह सकते हैं जो उसके दुष्परिणाम थे बच्चों, वो क्या थे कि आर्थिक क्षेत्र में एक अव्यवस्था फैल गई। और जब ये आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि राज्य के कार्य कैसे हो गए थे, बहुत ही सीमित हो गए थे। ठीक है, तो जब राज्य के कार्य सीमित हो गए थे तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एडम स्मिथ ने कहा था कि राज्य को सिर्फ बहुत ही जो जरूरी चीजें हैं वही करनी चाहिए, राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी जब आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म हो गया था, ना के बराबर हो गया था, तो उसका दुष्परिणाम क्या निकला व्यक्तिवादी विचारधारा का? कि एक अव्यवस्था वहां पर फैल गई, यानी कि एक अफरा तफरी हो गई। और जो कैपिटलिज्म था, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, उस चीज को भी बढ़ावा मिला। तो उसका दुष्परिणाम एक ये निकला कि जो पूंजीपति थे उन्होंने मजदूरों का शोषण करना शुरू कर दिया, और जिसके कारण एक नई व्यवस्था उभर कर आई जिसे हम सोशलिस्ट कहते हैं, यानी समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। और जब समाजवादी व्यवस्था आई तो जो राज्य का कार्य क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र में कम हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी समाजवादी व्यवस्था किसके विरुद्ध आई थी? पूंजीपतियों के विरुद्ध आई थी, या हम कह सकते हैं व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध में आई थी। तो जब समाजवादी व्यवस्था आई तो उसमें क्या हुआ, सरकार का जो नियंत्रण था या हम कहीं हस्तक्षेप था आर्थिक क्षेत्र में, वो बढ़ने लगा था। और जो समाजवाद की स्थापना है बेसिकली वो जब रूस में, ठीक है, एक रेवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुई थी 1917 में, उसके बाद देखने को ज्यादा मिली थी। लेकिन वहां पर भी जो एक पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें तानाशाही देखने को मिली, और जनता की जो स्वतंत्रता थी यानी कि जो फ्रीडम थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी, और साम्यवादी दल की तानाशाही बढ़ने लगी। तो उससे फिर क्या हुआ, उससे फिर वही समस्या आ गई कि जो आम जनता थी, यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनकी स्वतंत्रता तो धीरे धीरे कम हो रही थी। इस प्रकार से जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, यानी कि जो प्रजातांत्रिक देश थे, उन्होंने इस चीज को भी स्वीकार नहीं किया, यानी जो साम्यवादी दल की जो तानाशाही थी उसको उन्होंने नकार दिया कि हमें ऐसी व्यवस्था भी नहीं चाहिए। और इसलिए फिर से एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, और जो ये नई विचारधारा आई इसको हम कल्याणकारी राज्य की विचारधारा कहते हैं, यानी कि जो वेलफेयर की जो एक स्टेट है वो हम इसको कहते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल में कि कल्याणकारी राज्य की जो एक विचारधारा हमें देखने को मिलती है उसके उदय के क्या कारण हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ राइज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सबसे पहला कारण, जैसे कि अभी मैंने आपको अर्थ में बताया, व्यक्तिवादी विचारधारा के प्रति या उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब व्यक्तिवादी विचारधारा का व्यवहारिक रूप आया तो राज्य के कार्य क्या हो गए थे? सीमित हो गए थे। राज्य को सिर्फ एक मतलब बहुत ही जरूरी यानी कि सुरक्षा वाले काम करने होते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य का नियंत्रण था वो खत्म हो गया, यानी बिल्कुल ना के बराबर था। जिससे कि कंपटीशन जो होता है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतियोगिता थी बच्चों, वो क्या हुई, वो बढ़ने लगी। और उत्पादन और वितरण पर, ठीक है, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर जो कंट्रोल था वो किसका हो गया? वो पूंजीवादियों का हो गया। यानी जो समाज का एक जो अमीर वर्ग होता है, जो मतलब मुट्ठी भर जो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं, उन्होंने सारा उत्पादन और वितरण यानी कि जो प्रोडक्शन था और जो डिस्ट्रीब्यूशन था उस पर फुल कंट्रोल कर लिया। और जिसके कारण की जो मजदूर थे उनका शोषण किया जाने लगा, और उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी जो अवस्था थी वो दिन प्रतिदिन खराब होने लगी, और जिसके परिणाम स्वरूप फिर समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। दूसरा हम देखते हैं साम्यवाद का उदय, यानी कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने जो अपनी विचारधारा दी, उन्होंने क्या कहा था कि जो साम्यवादियों ने रूस में क्रांति की, और क्रांति क्यों की? ताकि जो जारशाही की निरंकुशता है उसको समाप्त किया जा सके।
यानी कि उसको निरंकुश जो शासन था जारशाही का, उसे समाप्त करने के लिए साम्यवादियों ने रूस में क्रांति की थी और जिससे कि शासन जो पद्धति का निर्माण था, वो साम्यवादी विचारधारा के अनुसार किया जाने लगा। साम्यवादी राज्यों में भी लोकहित के लिए आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए और किसको खत्म करना उद्देश्य था? पूंजीपति जो थे यानी जो अमीर व्यक्ति थे उन्हें खत्म करना था। यानी कि धीरे धीरे जो राज्य का कार्य क्षेत्र था उसमें बढ़ोतरी हुई, क्योंकि बच्चों जब हम वेलफेयर स्टेट को आगे हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कल्याणकारी राज्य में जो राज्य का कार्य क्षेत्र होता है वो बहुत ही विस्तृत होता है। यानी राज्य सिर्फ थोड़े से काम नहीं करता जैसे कि पहले व्यक्तिवादी विचारधारा में हुए, उसके अपोजिट होता है, यानी कि उसके विरुद्ध होता है कि राज्य को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती हैं, बहुत सारी ड्यूटीज करनी होती है, यानी कि बहुत सारे काम करने होते हैं जिससे कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, वो विस्तृत हो जाएगा। उसके बाद फिर समाजवाद का विकास। समाजवाद क्या होता है कि जब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, यानी कि जो राज्य है वो एक लोक कल्याणकारी ढंग से आम जनता के हितों में बहुत सारे काम करना शुरू करता है, जहाँ पे आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच की जो एक खाई होती है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाता है समाजवादी एक राज्य में। यानी कि जो सोशलिस्ट एक स्टेट होती है उसमें सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, सभी के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं और जो राज्य होता है उसका क्षेत्र भी क्या हो जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम चौथा कारण देखते हैं, वो क्या हो सकता है? डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, यानी कि अंतरराष्ट्रीयवाद का विकास। क्योंकि जो पूंजीवाद के विकास के कारण जो साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसके साथ ही क्या हुआ कि जब साम्राज्यवाद बढ़ा, साम्राज्यवाद क्या होता है कि एक शक्तिशाली देश जो कमजोर देश होते हैं, यानी जो मतलब गरीब देश होते हैं या फिर वो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है या उनके पास अधिक मजबूत सेना नहीं होती है, उन्हें अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, वो होता है साम्राज्यवाद। और इस साम्राज्यवाद के कारण ही 20वीं शताब्दी में हम सब जानते हैं दो वर्ल्ड वार हुए हमारे, ठीक है? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ वो 1914 से 18 में हुआ और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ वो 1939 से 45 में हुआ, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें, लाखों लोग इसमें मारे गए, अरबों रुपए की संपत्ति का विनाश हुआ और इस विनाश से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई, जिसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रों के आपसी युद्धों को रोकना, साथ ही साथ सभी जो देश हैं उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाना, उसके साथ ही जो मानवीय अधिकार होते हैं उनका संरक्षण करना और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में पूरे विश्व की भलाई के लिए काम करना। ये सारे उद्देश्य किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के। यानी कि यही अंतरराष्ट्रीयवाद है कि कोई भी देश अकेला अपना विकास नहीं कर सकता है, उसे अपने विकास के लिए अन्य देशों का सहारा लेना होता है और यही अंतरराष्ट्रीयवाद है कि हम एक दूसरे से मित्रता बढ़ाएं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखें और जो होता है ना कि मतलब युद्ध की स्थिति या फिर हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो घृणा के भाव होते हैं उसे कम करने का प्रयास किया जाता है और ये भी कारण रहा जिससे कि वेलफेयर स्टेट हमारे सामने उभर कर आया। अब हम जानते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो हम कहेंगे कल्याणकारी राज्य से हमारा तात्पर्य उस राज्य से होता है जिसमें राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति के अवसर की असमानता को दूर किया जाता है, साथ ही साथ उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, साधारण आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति की जाती है। एक बार फिर से इसको समझते हैं बच्चों कि एक वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कि सभी व्यक्तियों को हर प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल हर तरह की जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज की प्रदान की जाती हैं, या हम कह सकते हैं जो अवसरों में एक असमानता होती है उसे दूर किया जाता है। ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो अवसरों की असमानता को दूर करना लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं समान अवसर प्रदान करना। पहली बात। दूसरी क्या होती है कि जो आम जनता है यानी उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, यानी जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिसके बिना उस व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता है, एटलीस्ट वह राज्य उन आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर करेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ये हमेशा से एक ट्रेंड में चीज रही है कि इनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना जीवन नहीं चला सकता है।
उसमें आज शिक्षा और स्वास्थ्य भी जुड़ गया है। यानी ये पांचों चीजें हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गरीब है या कितना भी वो अमीर है, ये सभी चीजें उसकी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको, उसके जीवन को चलाने के लिए। जो कोई भी जो राज्य है ये अपने नागरिकों को प्रोवाइड कराता है, यानी उन्हें प्रदान करता है, तो वो क्या होगा, वो एक वेलफेयर स्टेट होगा। यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एक दो डेफिनेशन करते हैं, तो कैंट ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत मात्रा में सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तीन चीजें आई हैं बेटा इस डेफिनेशन में, कि कोई भी वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें अपने सभी सिटीजन्स को, यानी अपने सभी नागरिकों को, दूसरी क्या है, ये विस्तृत मात्रा में, यानी कि ज्यादा मात्रा में, ठीक है, सिर्फ बहुत कम नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा देना है। क्या देना है, जो सोशल सर्विसेज है, यानी सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, और वही क्या है, वेलफेयर स्टेट है। यानी जो कल्याणकारी राज्य है उसका उद्देश्य ही यही होता है कि सभी नागरिकों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, फिर चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था है, चाहे वो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, या वो आर्थिक सुरक्षा है, या समाज में रहने वाला जो वीकर सेक्शन है उसको कुछ फैसिलिटीज देना है, यानी हर प्रकार की सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। अगर जेडीएच कोल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डेफिनेशन, तो वो कहते हैं कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है, या कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज होता है जिसमें जीवन की न्यूनतम स्तर पर, ठीक है, जो जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने का विश्वास पैदा होता है, तथा उसमें अवसर प्रत्येक व्यक्ति या हम कहें हर नागरिक के अधिकार में होते हैं। दो चीजें इन्होंने कही है, एक तो हर व्यक्ति की, यानी कि हर व्यक्ति के जीवन की जो न्यूनतम स्तर क्या होता है, यानी कि जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता, एटलीस्ट इतनी चीजें तो उसे चाहिए ही, वो उसके अंदर विश्वास आ जाएगा। दूसरा, उसको जो अपॉर्चुनिटीज है, यानी कि जो अवसर है, वो प्रत्येक नागरिक के अधिकार में होंगे, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, या फिर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक या सांस्कृतिक, हर प्रकार की स्थिति में कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी नागरिकों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो वो वेलफेयर स्टेट होता है। अब हम जानते हैं कि जो कल्याणकारी राज्य होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। यदि हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्याणकारी राज्य का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा के बिना बच्चों हम किसी प्रकार की, चाहे फिर वो राजनीतिक हित है या वो सामाजिक हित है, उसकी कामना या उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिल रही है तभी आप कहीं और पार्टिसिपेशन कर सकते हो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स है या फिर चाहे वो आपका सोशल एरिया है। और जब तक नागरिकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है आर्थिक क्षेत्र में। दूसरा क्या करना है कि कल्याणकारी राज्य को सभी व्यक्तियों के लिए जो न्यूनतम आर्थिक स्तर है उसकी व्यवस्था करनी है। आर्थिक सुरक्षा क्या होती है कि हर व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, उसके जीवन को सुचारू ढंग से या हम कहीं सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए उसे अधिकार के रूप में, ठीक है, अधिकार के रूप में उसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं या इन सभी सुविधाओं की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, कल्याणकारी राज्य के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ जो बेरोजगारी है या बीमारी है या वृद्धावस्था है, इस दुख में भी उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यानी कि ये सारी चीजें हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं ना आज के दिन वेलफेयर स्टेट में जैसे क्या होता है कि जो व्यक्ति बड़े होते हैं वो जब कुछ नहीं कमा पाते तो बुढ़ापा पेंशन उनको मिलती है, वो क्या है, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। या मान लीजिए कई बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो भी क्या है, वो भी आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ठीक। या फिर कई बार क्या होता है कि जो वृद्धाश्रम होते हैं या बाल आश्रम होते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है, यानी उन्हें आर्थिक रूप से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। यदि हम दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो हम कहेंगे पॉलिटिकल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति राज्य के कार्यों में भाग ले सके और अपनी योग्यता द्वारा सामान्य हित में वृद्धि कर सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपना राजनीति में सक्रिय योगदान दे सके, ठीक है, चाहे फिर वो अपना वोट डालना है या हम कहें वो अब इलेक्शन के टाइम प्रचार प्रसार करना है या फिर वो अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ना चाहता है या सरकार की साथ वो मतलब उसके प्रचार प्रसार करता है, या उसके कई बार क्या होता है सरकार की नीतियों से वो खुश नहीं होता, ठीक है,
तो उस समय भी वो उसकी आलोचना करता है। यानी कि कानून की नजर में सारे व्यक्ति क्या होंगे, एक समान होंगे और सबको एक समान स्वतंत्रताएं दी जाएंगी। ये सारी क्या है, ये पॉलिटिकल सिक्योरिटी है। तो ये देना भी एक कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य है। यदि हम तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। इसके लिए वो क्या करता है, उन सभी भेदभावों को, ठीक है, उस सभी पार्शियलिटी को दूर करने का प्रयास करता है जो किसी भी आधार पर की जाती है, चाहे फिर वो जाति है, वंश है, धर्म है या कोई अन्य आधार है। यानी समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उस समाज में जन्म लेता है, उसको सभी अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिलेंगे, फिर चाहे वो समानता का है या वो स्वतंत्रता का है। किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सी सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा। फिर बात आती है चौथे उद्देश्य की, जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीयवाद, यानी कि इंटरनेशनलिज्म। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, ना सिर्फ अपने राज्य में या हम कहीं अपने देश में, बल्कि विश्व में शांति की स्थापना करना। इसके लिए राज्य क्या करेगा, इस तरह की पॉलिसीज को बनाएगा या उसको इम्प्लीमेंट करेगा या इस तरह की व्यवस्थाएं लाएगा राष्ट्रीय आधार पर, जिससे कि अंतरराष्ट्रीयता को उचित बढ़ावा मिले, जिससे कि सभी राज्य क्या कर सके, अपना विकास कर सके, या पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं विश्व में शांति स्थापित हो सके, अशांति को खत्म कर सके। तो इस तरह के जो पॉलिसीज है या इस तरह के जो कार्य है वो किसके द्वारा, एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाएंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि एक कल्याणकारी राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अभी हमने अर्थ समझा या इसकी डेफिनेशन की, तो ये तो क्लियर हो गया है कि किसी भी वेलफेयर स्टेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। यानी कि इसमें जो राज्य है उसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि आम जनता के हित के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, या हम कह सकते हैं उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए, उनको विकास के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए राज्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कल्याणकारी राज्य में उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। यदि हम उन कार्यों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि मजदूरों की भलाई के लिए कानून बनाना। ठीक है, क्योंकि क्या था, जब व्यक्तिवादी विचारधारा थी और उस समय पूंजीपतियों के द्वारा जो गरीब व्यक्ति थे यानी जो मजदूर थे, उनका शोषण किया गया, या किसी भी आधार पर, या तो उनको जैसे कि वेतन कम दिया गया, काम उनसे ज्यादा लिया गया, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए समाजवाद आया था और समाजवाद से आगे बढ़कर कल्याणकारी राज्य आया है। तो कल्याणकारी राज्य का क्या है, सबसे पहला और प्रमुख कार्य क्या है कि देश की जितना भी मजदूर वर्ग है यानी जो लेबर क्लास है, उसकी दशा को सुधारने का पूरा प्रयास करेगा। उनके लिए उचित वेतन, जो भत्ते होते हैं जिसे हम अलायंस बोलते हैं, या काम के घंटे निश्चित किए जाना, उनके लिए जो स्वास्थ्य है या शिक्षा है, या फिर वो जो बीमार होते हैं उस स्थिति में जो बीमा व्यवस्था होती है, या मुसीबतों से सुरक्षा करने के लिए, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी या इस तरह का प्रबंध किया जाएगा, ताकि जो मजदूर हैं, जो गरीब व्यक्ति हैं, वो ठीक तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सके, साथ ही साथ वो अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। तो इस तरह के जो कानून है वो एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, ताकि मजदूर के साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो, उनका शोषण ना किया जाए और आर्थिक क्षेत्र में उनको क्या मिले, एक सिक्योरिटी मिले, आर्थिक रूप से वो मजबूत भी हो और उनको सुरक्षा भी मिले। उसके बाद आता है कि यातायात और आवागमन की व्यवस्था करना। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि कल्याणकारी राज्य के लिए बेहद आवश्यक है कि जो आम व्यक्ति है, देखिए जैसे आज का स्वरूप है बेटा, आज क्या है, पूरा वर्ल्ड एक गांव की भांति है। यानी कि हम दूसरे देशों में भी जाना चाहते हैं तो भी वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, क्योंकि अब जो विज्ञान है, जो तकनीकी है, या जो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उद्योगों के क्षेत्र में, उसने क्या हो गया, इस चीज को बहुत ही इजी बना दिया है। अब ये इजी हो गया है और ये कंपलसरी भी हो गया है। यानी कि आपको अगर अपने देश का विकास करना है, अपना विकास करना है, तो आपको इस तरह के बिजनेस या इस तरह की जो गतिविधियां वो करनी होंगी। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ट्रांसपोर्ट भी तो मतलब स्ट्रोंग होना चाहिए ना। तो जो ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि यातायात के साधनों की या फिर आने जाने की जो व्यवस्था होती है, फिर चाहे वो सड़कों के द्वारा है, ठीक है, जो ट्रेन है यानी कि रेलगाड़ियां उनके द्वारा है, या फिर जैसे वायुयान है उसके द्वारा है, किसी भी तरह की जो होती है उसकी व्यवस्था राज्य के द्वारा ही होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन साधनों का अधिक विकास होना चाहिए। जैसे आज के दिन हम देखते हैं ना, किसी भी चारों तरफ किसी भी मतलब सिटी में, किसी भी मतलब कस्बे में, इवन किसी भी जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें आप नजर घुमा के देखते हैं तो हमें हर चीज का विकास दिखता है। फ्लाईओवर होता है, एक के ऊपर दूसरा दिखता है,
जैसे मेट्रो ट्रेन आई है, यानी कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाता है ताकि आप कम समय पे भी पहुंच सको। यानी कि मतलब जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसको भी मजबूत किया गया है, उस चेन को मजबूत किया गया है ताकि आपका विकास हो सके, आप अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सके। ये भी किसका दायित्व है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये भी वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी देश के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनमें अवेयरनेस आए, फिर चाहे वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, चाहे वो इकोनॉमिक अवेयरनेस है, या वो सोशल अवेयरनेस है, ठीक है। हर प्रकार की समस्या को यदि हम खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, यदि हम शिक्षा शिक्षा को यदि हम मजबूत कर देंगे तो अपने आप ही हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। तकनीकी शिक्षा का अगर आज के दिन हम देख रहे हैं, सरकार के द्वारा तकनीकी शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यानी कि कहने का अभिप्राय है कि चाहे विकासशील देश भी हैं, ठीक है, विकसित देशों में तो देखो पैसे की कोई कमी है नहीं, वहां तो जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिल रही है। लेकिन यदि हम भारत जैसे विकासशील देश की भी स्थिति को देखते हैं, तो यहाँ पर भी एजुकेशन जो फैक्टर है, यानी कि एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा पैसा एक कल्याणकारी राज्य के रूप में लगाया जा रहा है। ठीक, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, हम सब जानते हैं, वर्ष 2009 में ये आया, इसको 10 में लागू कर दिया गया। उसका उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कराई जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। जब वो शिक्षा से वंचित नहीं होंगे तो नागरिक क्या होंगे, नागरिक साक्षर बनेंगे, उसके साथ ही वो अपने जीवन को अच्छे से चला सकेंगे। और जब वो अपने जीवन को अच्छे से चला सकेंगे, उनका विकास होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास भी होगा। और आज जो वेलफेयर स्टेट है, यानी कि जो कल्याणकारी राज्य है, वो तकनीकी शिक्षा पर भी बहुत फोकस कर रही है, साइंस में, रिसर्च में, इनमें भी बहुत पैसा लगा रही है ताकि हम अपना विकास कर सकें। तो इस प्रकार से जो शिक्षा का जो एक होता है ना कि प्रावधान करना, शिक्षा प्रदान करना, ये भी कल्याणकारी राज्य का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ कह सकते हैं, या स्वास्थ्य की रक्षा करना। हम सभी जानते हैं, यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम अपना विकास कर सकते हैं। और जब हमारा विकास होगा तभी हम अपने समाज का और अपने राष्ट्र का विकास भी कर सकते हैं, यानी उसमें हम सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से कल्याणकारी राज्य का एक और महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंध करे। पूरे राज्य में, हम कहीं पूरे देश में सफाई रखने के लिए, या जो बीमारियां हैं, यानी जो रोग हैं, उसके इलाज करने के लिए, रोगों की रोकथाम करने के लिए उचित व्यवस्था करना। या फिर हम कह सकते हैं कि जो नालियाँ होती हैं, या फिर जो कूड़ा इकट्ठा होता है, गंदगी के ढेर होते हैं, उनको जो उनको साफ करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, वो भी राज्य के द्वारा किया जाता है, वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य का ये परम धर्म बन जाता है कि वो इस तरह की सारी चीजें सफाई करे, और इस तरह से मतलब जो है हमें हेल्थ में प्रोटेक्शन मिले, यानी कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बच्चों की, जैसे आजकल क्या है कि भारत जैसे देश में भी, क्योंकि भारत ने भी एक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को अपनाया है, तो जैसे हमें दिखता है ना कि जैसे पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, वो कितनी बार मतलब फ्री में पिलाई जाती हैं। इवन डोर टू डोर सर्वे चलाया जाता है कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने पोलियो ड्रॉप्स ना पी हो। इसके साथ ही पीछे जैसे रूबेला के इंजेक्शंस लगे थे, ठीक है। तो यानी कि कहने का अभिप्राय है कि स्कूल्स वगैरह में भी आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं, ताकि सभी बच्चे क्या रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें। इसके साथ ही साथ जैसे आंगनवाड़ी है, या जो हमारे छोटे-छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, या जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें भी क्या होता है, सभी को हर प्रकार की फैसिलिटीज बिल्कुल फ्री में, यानी कि बहुत ही कम पैसा होता है उसमें, वो प्रोवाइड कराई जाती है। उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम एक कल्याणकारी राज्य हैं और हमें अपने सभी नागरिकों की हेल्थ को क्या रखना है, प्रोटेक्ट करना है, यानी उन्हें हेल्दी रखना है। उसके बाद बात आती है खेती, उद्योग और व्यापार का विकास करना। यानी कल्याणकारी राज्य का एक दायित्व यह भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि राज्यों में रहने वाले सभी नागरिकों का आर्थिक विकास हो, ठीक है, यानी उन्हें इकोनॉमिक मतलब डेवलपमेंट कह सकते हैं, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, क्योंकि जब ये चीज होगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को जो काम करने योग्य है उसे काम मिलना चाहिए, यानी काम का जो अधिकार है वो प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। फिर हर व्यक्ति को जो काम मिलेगा, चाहे वो खेतों में मिले, चाहे वो उद्योगों में मिले, या वो व्यापार में, यानी कि हर प्रकार के विकास के उचित प्रबंध एक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों के लिए करवाता है। और भारत जैसे देश में, भारत क्या है,
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और साथ ही उस पॉपुलेशन के लिए कृषि प्रधान देश का होना भी बेहद आवश्यक है। इसके लिए सरकार क्या करती है कि खेती को, यानी कि खेती में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे जो बीज होते हैं, सिंचाई की व्यवस्थाएं होती हैं, खाद की व्यवस्था होती है, या अच्छी जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो तकनीकी साधन है, या आजकल तो जैसे देखते हैं ना कि मतलब वर्कशॉप्स भी लगती हैं, जो किसान हैं उनके लिए वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। यानी इनका उचित प्रबंध करवाना किसका दायित्व है? एक कल्याणकारी राज्य का है। खेती के लिए प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए और वो चलाते भी हैं। पशुओं के विकास के लिए समुचित व्यवस्था होती है। ग्रामीण लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उस चीज का जो प्रोविजन है वो हमारी सरकार लेकर आ रही है। यानी कि खेती को उन्नत बनाने के लिए यथासंभव जो प्रयास हैं वो एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। उसके साथ ही, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों कि सिर्फ एग्रीकल्चर में हम अपना सारा इनोवेशन लगा देंगे, यानी कि सब कुछ लगा देंगे, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें इंडस्ट्री में भी अपना विकास करना है, यानी कि जो उद्योग है या जो व्यापार है उसमें भी हमें अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है, उसमें भी हमें मजबूत करना है। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक कल्याणकारी राज्य का ये उद्देश्य हो जाता है, या उसका महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि वो उद्योग और जो व्यापार है उसका विकास राष्ट्रीय हित में करे। ठीक है, इसके लिए सरकार उस पर कंट्रोल भी करता है, यानी कि सरकार का उचित नियंत्रण भी होता है। यानी कि हम कहते हैं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, और काफी हद तक वेलफेयर स्टेट करती भी है। क्यों करती है? ताकि पहली बात तो कि किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, ठीक है, दूसरा कृषि और उद्योगों में संतुलन बना रहे, तीसरा क्या होता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी भी प्रोटेक्शन हो, साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी निजीकरण जब होगा तो कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन जब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होगा तो कीमतें कौन डिसाइड करेगा? हमारी गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट कैसे करेगी? क्योंकि उसका स्वरूप कैसा है बच्चों? उसका वेलफेयर, यानी कि कल्याण का स्वरूप है, तो वो आम जनता के लिए कीमतों को इतना कम रखेगी ताकि सभी व्यक्ति हर चीज को परचेज कर पाए, यानी उसका प्रयोग कर पाए, उसे खरीद पाए। तो इस प्रकार से हमारे जो कल्याणकारी एक राज्य होता है उसको खेती, उद्योग और व्यापार, इन तीनों ही क्षेत्रों में बहुत विकास करना चाहिए, और तभी वो क्या है? कल्याणकारी राज्य है। उसके बाद आता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट का ये भी एक कार्य होता है कि आम जनता का नैतिक विकास करना। ठीक, कल्याणकारी राज्य का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वो सिर्फ अपने नागरिकों का आर्थिक विकास करे, बल्कि उसके साथ साथ हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज भी होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है, यानी सिटीजन्स को। तो इसके लिए उनका नैतिक विकास भी होना बेहद आवश्यक है, और ये किसके माध्यम से किया जा सकता है? ये शिक्षा के माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये किया जा सकता है। यानी कि एजुकेशन के द्वारा, जो हमारा शिक्षा है उसके माध्यम से एक ऐसे वातावरण की व्यवस्था हो सकती है, या ऐसे वातावरण को बनाया जाता है राज्य के द्वारा, एक मतलब हम उसको कहते हैं उचित वातावरण, जिसमें कि क्या होता है कि सभी जो हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं, फिर चाहे वो आपकी क्या होता है कि नैतिकता संबंधी बहुत सारे जैसे स्कूल्स में होता है ना कि बहुत सारे जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं बच्चों, डेक्लामेशन का हो गया है, आपका स्किट हो गया, आपका क्विज हो गया, यानी कि इस तरह के जो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम भी कराए जाते हैं ऑर्गेनाइज स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शिक्षा के माध्यम से, ताकि आपके अंदर अपने देश के प्रति एक राष्ट्र की भावना आए, साथ ही साथ आप में ईमानदारी की भावना आए, सहयोग की भावना आए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की भावना आए, और मतलब आई की, यानी कि मैं की भावना को छोड़कर जब हम की बात करते हैं वो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी नागरिकों का नैतिक विकास करना भी एक कल्याणकारी राज्य का एक उद्देश्य है। उसके बाद आता है समाज सुधार के लिए कार्य करना। कल्याणकारी राज्य का ये कर्तव्य होता है, यानी कि उसकी एक परम धर्म होता है, उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो नागरिकों के सामाजिक विकास में भी पूर्ण सहायता दे। समाज में क्या है, बहुत सारी मतलब बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि चाहे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, या जैसे छुआछूत की जो एक बुराई है, या फिर जैसे जाति पाति में, यानी कि धर्म जाति के आधार पर समाज में जो बंटवारा होता है, या धार्मिक अंधविश्वास है। तो इन सबको जो दूर करने की जो व्यवस्था है वो किसको करनी चाहिए? वो राज्य को करनी चाहिए। वो कौन से होंगे? वो हमारी सोशल एक्टिविटीज होंगी। यानी कल्याणकारी राज्य को समाज में हर बुराई को, हर समाज की प्रत्येक बुराई को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा कानून बनाए जाने चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए, और जो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो भी उसे चलाने चाहिए, ताकि हम उस चीज को, उस बुराई को अपने से दूर कर दें।
उसके बाद आता है फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन। जिन राज्यों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है यानी कि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है बच्चों, तो हम सबको पता है कि वहां पर गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है या दूसरे हैं, वो तो क्या है, वो तो लिमिटेड है ना, वो तो सीमित है। लेकिन जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसके लिए कई बार क्या होता है, कल्याणकारी राज्य को दूरदृष्टि रखते हुए यानी कि दूर की प्लानिंग करते हुए फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन को भी शामिल किया जाता है। इसके लिए वो कई तरह की पॉलिसीज बनाता है। उसके बाद आता है हमारा कई तरह की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो आम जनता को जो हमारी पब्लिक सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। क्यों कराई जाती है? क्योंकि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अपने नागरिकों के जीवन को सुखी बनाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, तो इसके लिए चाहे फिर जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे गरीबी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, या सड़कें बनवाना है, साफ सफाई का है, या जो हमारी डाक तार की जो व्यवस्थाएं होती है, या फिर आपकी बिजली पानी की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, हर प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं यानी जो हमें चाहिए, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो भी एक वेलफेयर स्टेट अपनी आम जनता के वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए हमें प्रोवाइड कराता है यानी हमें देता है। उसके बाद कृषि में उन्नति, ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। कृषि में उन्नति यानी कि कृषि को अधिक उन्नतशील बनाने के लिए आज के दिन तकनीक का यूज किया जा रहा है। तकनीक के यूज के साथ हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी फिर जो डिमांड्स है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, इवन हम दूसरों को देने की स्थिति में आ जाएंगे। इसके लिए भी सरकार काफी कदम उठाती है, कल्याणकारी राज्य। उसके बाद आता है बच्चों की आमोद प्रमोद और मनोरंजन की व्यवस्था करना। ठीक है, मनोरंजन भी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना हमारी लाइफ का। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बिना इसके मनोरंजन के रहते हैं, एंटरटेनमेंट अगर आपके जीवन में है ही नहीं, तो आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल नीरस हो जाएगा। यानी कि उसमें कोई मतलब फन तो है ही नहीं, उसमें तो मतलब हमें कुछ एंजॉय तो हो ही नहीं रहा है। यानी कि आज का जो आधुनिक जीवन है वो इतना जटिल है, इतना तनावपूर्ण है। यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी इतने प्रेशर में रहते हैं, चाहे फिर वो शिक्षा का है या किसी और चीज का है। उन सब से यानी उस प्रेशर से, उस तनाव से दूर करने के लिए हमारी राज्य के द्वारा यानी कि वेलफेयर जो स्टेट होती है उसके द्वारा बहुत सारी मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है, ताकि हम उसमें आनंद प्राप्त कर सके और हमारे स्ट्रेस को कम किया जा सके। ठीक है, स्टेट कैसे कर सकती है? वो हमें सस्ते साधन उपलब्ध करा सकती है। जैसे हम देखते हैं ना हमारे आसपास में कभी सर्कस लगता है, कभी मेले लगते हैं, या हम कई बार कहते हैं कि भाई बहुत सुंदर सुंदर जो हमारी जैसे कि नदी है या झील है, उनको तैयार किया जाता है, या कई बार खेलकूद के मैदान बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है, कई बार सिनेमा घर घर होता है, ठीक है, पहाड़ है, झरने, यानी इसकी मेंटेनेंस भी हमारी सरकार करती है, एक वेलफेयर स्टेट है वो करती है। क्यों करती है? ताकि हम सभी को वहां पे अच्छा फील हो, यानी हमें एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे मौका मिले। तो ये भी किसका दायित्व है? ये भी एक वेलफेयर स्टेट का ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, उसकी एक ड्यूटी कह सकते हैं। उसके बाद आता है साहित्य, संस्कृति और कला के विकास में योगदान देना। यानी कि जो आपका लिटरेचर है, कल्चर और आर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। साहित्य, संस्कृति और कला किसी भी समाज का सौम्य, सुंदर और सुरुचिपूर्ण पक्ष होता है। वह राज्य की प्रतिभा का दर्पण है। यानी किसी भी राज्य को अगर हमें देखना है तो हम इन चीजों को उठाकर देखते हैं, उसका कल्चर कैसा है, उसकी आर्ट कैसी है, उसका लिटरेचर कैसा है, उसके उन्हीं चीजों में क्या है, उसके आदर्श और मूल्य भी छुपे हुए होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो राज्य होता है, कल्याणकारी राज्य, उसको क्या होना चाहिए, अपने इस साहित्य की, संस्कृति की, कला का विकास करना चाहिए। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि मतलब इसको विकास के अधिक से अधिक अवसर मिले। उसके बाद आता है कि अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना। आज के दिन क्या है, हर राज्य कोई भी है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, विकसित है, विकासशील है, यानी प्रत्येक देश को अकेला वो नहीं रह सकता है, अपना विकास स्वयं नहीं कर सकता, उसे अन्य देशों के सहारे की आवश्यकता होती ही है। और जब दूसरे देशों की सहायता हम करते हैं या दूसरे देशों को हम सहायता देते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। तो संबंध स्थापित करेंगे उसके लिए, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे राजदूत दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देशों के राजदूत हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। यानी कि हमें अन्य देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित करने होते हैं, फिर चाहे वो व्यापारिक संबंध है,
हमारे आर्थिक संबंध है, सामाजिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है। और ये जो दायित्व है, ठीक है, अन्य देशों के साथ बड़े ही मित्रता पूर्वक या हम कह सकते हैं सौहार्द पूर्वक, बड़े ही प्रेम पूर्वक जो हमें रिलेशंस बनाने होते हैं, वो भी एक वेलफेयर स्टेट की ही एक ड्यूटी है, उसका ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आता है पर्यावरण की सुरक्षा, यानी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हैं। आज के दिन बेटा हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास, ठीक है, अपनी चरम सीमा पर है। और औद्योगिक विकास यानी उद्योग हैं जो मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास की राह पर चल रहे हैं, उसका एक दुष्परिणाम निकल कर आ रहा है। वो दुष्परिणाम क्या है? पर्यावरण हमारा दूषित होता जा रहा है। ना सिर्फ विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। और इसके कारण क्या है कि बहुत सारे जो रसायन है यानी जो केमिकल्स हैं उसका हम जब यूज कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट कैसे हो रहे हैं? हमारा एनवायरनमेंट में मतलब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी फैल रही हैं। तो क्या है कि कल्याणकारी राज्य का ये परम धर्म है, उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो क्या करे, वो हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करे। और इसके लिए वो करता भी है। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि हर 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 जगह पे, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, घर में हो, जैसे साफ सफाई की तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है। उसके साथ ही जो हम कहते हैं ना कि जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों को लगाने के ऊपर, या जैसे स्वच्छता अभियान हम चला रहे हैं, यानी अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि हर व्यक्ति क्या हो, अवेयर हो और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हम स्वयं कर पाए। उसके बाद आता है कि आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जिसका कि ये उद्देश्य होता है या इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को, ठीक है, अपने नागरिकों की जो न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी अवश्य दे। यानी कि उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो सिटीजन्स हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट एक वेलफेयर स्टेट के द्वारा पूरी होनी चाहिए। इसमें उस सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सामान्य सुविधाएं वो अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। और इसके साथ ही क्या होगा, जब ये सारी चीजें किसी भी नागरिक को प्राप्त हो रही हैं, तो अपने आप ही उन नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अगर हम एक और महत्वपूर्ण कार्य की बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की, तो हम कह सकते हैं प्राकृतिक साधनों का विकास करना। क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी देश के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, उनके द्वारा ही वो अपने आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है, अपने देश का विकास कर सकता है, अपनी जो होता है ना कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि करना। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। तो इसलिए प्राकृतिक साधनों का विकास करना, उनकी सुरक्षा करना, ये दायित्व भी एक कल्याणकारी राज्य का होता है। और आधुनिक राज्य जैसे हम देखते हैं, इवन जैसे जो जंगल होते हैं उनकी रक्षा करना, उनका विकास करना, या नदियों के पानी को सुरक्षित रखना, साफ रखना, साथ ही जो खनिज पदार्थ हैं उसकी खोज करना, उसको प्रोटेक्ट करना, जो जंगली जानवर है उनकी रक्षा, यानी हर तरीके से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हर तरीके से उसकी प्रोटेक्शन को भी और उसके डेवलपमेंट को भी, ये किसका दायित्व है कि कल्याणकारी राज्य का ये महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने समझा कि एक जो कल्याणकारी राज्य होता है वो क्या होता है, साथ ही उस कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य क्या होते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य एक कल्याणकारी राज्य करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।